नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण का हम जितना भी बहुविकल्पी क्वेश्चन है उन सभी को इसी एक ही वीडियो में हम सारा कुछ कंप्लीट कर देंगे जो राजन सीरीज में दिया गया है। ठीक, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसकी पीडीएफ हम आपके टेलीग्राम चैनल जो इनकार्नेशन क्लासेज है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम दे दें उसका लिंक, वहाँ से भी आप जुड़कर इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और भी बहुत सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पर दी जाती है। ठीक, और किसी भी प्रकार का अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, इसके बाद हम उसका जो है अगले वीडियो में सॉल्यूशन दे देंगे या आपको कमेंट बॉक्स में ही आपका रिप्लाई दे देंगे। ठीक, चलिए, क्योंकि राजन सीरीज में कई क्वेश्चन बहुत सारे गलत दे दिए गए हैं तो उस चीज़ के लिए आप परेशान मत होइएगा। हम जितना बताएंगे उतना बिल्कुल सही बताएंगे। ठीक, चलिए, पहला क्वेश्चन आपका, मानचित्र की उत्पत्ति मैम्पा से हुई है, यह किस भाषा का शब्द है? तो यह जो मैम्पा शब्द है यह आपका एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो कहाँ पर 21 जून पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर, आर्कटिक रेखा पर, कर्क रेखा पर। तो 21 जून पर जैसे जब आपका एक गोलार्ध जब होगा तो 21 जून पर कहाँ पड़ेगा? यहाँ पे आपका भूमध्य रेखा हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका कर्क रेखा होगा 21 जून पे, हम लोग तो यहीं पे रहते हैं तो इसलिए 21 जून पर यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा गर्मी कब होती है? जून में ही होती है। तो जब सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ेगी तभी ना गर्मी होगी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कर्क रेखा। ठीक, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो अब देखिए, इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री आपके जो है जेके मेहता हैं। कौन है? जेके मेहता। ऑप्शन नंबर इसका सा बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इतिहास के अध्ययन के स्रोत। तो इतिहास के अध्ययन के कई स्रोत हैं। जैसे आपका एक आपका हो जाएगा साहित्य हो जाएगा, दूसरा आपका स्मारक हो जाएगा, तीसरा आपका शिलालेख हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर बनेगा ये सभी, है ना, कि चौथा ऑप्शन बनेगा। क्यों? क्योंकि इतिहास के जब बारे में हम लोग जानते हैं तो साहित्य मतलब पुस्तक से भी जानते हैं, जिसमें आपका रामायण हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा, वेद पुराण आ जाएंगे। अगर शिलालेख की बात करें तो शिलालेख में आपका हो जाएगा अशोक के अभिलेख हो जाएंगे जो उन्होंने लिखवाया था, और स्मारक में आपका जैसे ताजमहल वगैरह आ जाएंगे, है ना। तो इसलिए हमें इतिहास से इन सभी चीज़ों से मिलाकर जो है उसके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन आपका है ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? तो त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? त्रिपिटक आपका एक बौद्ध साहित्य ग्रंथ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, अगर हम त्रिपिटक की बात करें तो इसमें अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करें कि तो कौन सा त्रिपिटक है, तो आपका जैसे हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा विनय पिटक, विनय पिटक। ठीक, इसके बाद आपका हो जाएगा सूक्त पिटक, सूक्त पिटक। इसके बाद तीसरा आपका हो जाएगा अभिधम पिटक। ठीक है, अभिधम, अभिधम, है ना। तो यही आपका तीनों आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर क्या था? तो आदि मानव जो सबसे पहले जो जिस जानवर का प्रयोग करते थे तो वह जानवर क्या प्रयोग करते थे? कुत्ते का। क्योंकि आदि मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू जानवर बनाया और उसी से अपना काम वगैरह लेते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? तो पुरापाषाण काल में मानव जो है वह क्या करते थे? आखेट करते थे। आखेट का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? आखेट का मतलब होता है शिकार करना। शिकार, शिकार मतलब वो क्या होता है कि जीव जंतुओं को मारकर उनका अपना भोजन ग्रहण करना। ठीक, ये होता है शिकार करना। अगला क्वेश्चन है, पिरामिड किस देश में है? तो पिरामिड किस देश में है? तो पिरामिड आप सभी का हो जाएगा मिस्र में, है ना। कहाँ पाया जाता है? मिस्र में पिरामिड। पिरामिड क्या होता है? जैसे क्या होता है कि जैसे जो वहाँ के
जो राजा वगैरह होते हैं जब उनकी डेथ होती है तो उनके नाम से एक जो है बहुत अच्छे से उनको दफना के उसके ऊपर कब्र बना के उसके ऊपर पिरामिड बना दिया जाता था, तो ये होता था पिरामिड। ठीक, इसके बाद अगला है कोसल महाजनपद की राजधानी थी। तो कोसल महाजनपद की राजधानी क्या है? कोसल महाजनपद की राजधानी आपका हो जाएगा श्रावस्ती, है ना, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगर चंपा की बात किया जाएगा, यह चंपा है तो चंपा की राजधानी क्या हो जाएगा? आपका अंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंग। अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी आपका हो जाएगा, वाराणसी आपका हो जाएगा काशी। क्या हो जाएगा? वाराणसी का काशी हो जाएगा। और कौशाम्बी की अगर बात करेंगे तो कौशांग आपका हो जाएगा वत्स। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो मतलब हड़प्पा वासी जो लोग थे उनकी सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी, वर्ण पर आधारित, दास श्रमिक आधारित, जाति पर आधारित। देखिए वर्ण पर आधारित तो आपकी वर्ण व्यवस्था जो बटी है आपका ये जाके जाके कब बटी है? वैदिक काल में बटी है ना। वैदिक काल कब से है? वैदिक काल आपका हो जाएगा 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व है टोटल। अगर इसको दो भागों में बांटें, एक है आपका उत्तर वैदिक का सॉरी पूर्व वैदिक काल, एक होता है उत्तर वैदिक काल, या पूर्व वैदिक काल को हम लोग ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। तो ऋग वैदिक काल जो आपका हो जाएगा 1500 से लेकर 1000 बीसी, यानी कहाँ से 1500 से लेकर 1000 बीसी, ये आपका हो जाएगा ऋग वैदिक काल। और आपका 1000 से लेकर 500 बीसी तक ये आपका हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता था? वर्ण आधारित होता था। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग, तो हड़प्पा सभ्यता में तो वैदिक काल आएगा नहीं, तो आप क्या हो जाएगा? उचित समतावादी हो जाएगा, है ना, क्योंकि सभी लोगों को समान जो है अवसर सब चीज में दिया जाता था। और जाति आधारित भी आपका वही आ गया जो है वैदिक काल में, धीरे धीरे वहां से उसके बाद शुरू हुआ। इसके बाद दास श्रमिक आधारित, यह भी जो है बहुत टाइम बाद हुआ। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखा। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो रेखा जो खींची जाती है वह रेखा आपकी होती है देशांतर रेखा। कौन सी रेखा आपकी हो जाएगी? देशांतर रेखा। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है। तो भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन सी चुनौती है? केवल एक ही चुनौती है, सांप्रदायिकता का, है ना। बाकी गुट निरपेक्षता, धार्मिक निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता का मतलब यह है कि आपको यह स्वतंत्र किया गया है कि आप जो है आप गुट बनाकर कुछ भी कार्य कर सकते हैं। धर्म निरपेक्षता का मतलब यह होता है कि आप किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं, आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। लेकिन आप जो सांप्रदायिकता, आप संप्रदाय के यानी कि समाज में आप जो कोई अभद्रता पूर्व आप कार्य नहीं कर सकते जिससे दूसरों की हानि हो। ठीक है, इसके ऊपर आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। फिर यही जो है एक चुनौती है। चलिए आगे बढ़े, बाकी और सब संविधान में आप सभी को आजादी दी गई है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश है अपना, है ना। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या होती है। उत्तर प्रदेश वाली जनसंख्या में आगे हैं, बाकी और किसी चीज में नहीं, है ना। चलो कम से कम कुछ तो आगे हैं जनसंख्या में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी। तो आरंभिक जो वैदिक साहित्य में जो सर्वाधिक जो वर्णित है नदी वो सिंधु नदी की सबसे ज्यादा बात की गई है। किसकी बात की गई है? सिंधु नदी की बात की गई है। लेकिन अगर वही सरस्वती की बात करें, सरस्वती की केवल जो है केवल 3 बार बात की गई है। और अगर बात की जाए गंगा की तो गंगा केवल 1 बार बात की गई। ठीक, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? वो कृषि था। ठीक है, क्या था? कृषि था। चलिए आगे बढ़े। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो बृहत जो स्नानागार है वह आपका पाया गया है मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया गया है?
मोहनजोदड़ो में, इसलिए आपका ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक। स्नानागार का मतलब वही जो स्विमिंग पूल नहीं होता है, स्नान करते हैं, उसी को स्नानागार कहा जाता था। जैसे आपके समय में लोग स्विमिंग पूल बनाते हैं, एक फार्म की तरह फार्म हाउस घर बनाते हैं, उस तरह जो सिंधु सभ्यता में भी ऐसे ही थी। अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था, कहाँ से नर्तकी थी, और वहाँ की जो है सड़कें थी वो जो है पूरी चौकोर इस प्रकार कुछ करके चौकोर पर जो काटते थे। अब के नहीं नहीं ऐसे ऐसे करके रोड बना दिए टेढ़े मेढ़े, ऐसा नहीं था। बहुत ही सुव्यवस्थित उस समय की जो है व्यवस्था थी। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा काल में जो हल से जो जोते गए जो खेत का साक्ष्य है वह आपका कहाँ से मिला है? वह आपका मिला है कालीबंगा से। तो अगर पूछा जाएगा जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, आपका हो जाएगा कालीबंगा से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? इसका हो जाएगा कालीबंगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा, यानी कि कालीबंगा से जो है ईंटों का अलंकरण मिला है। ईंटों का अलंकरण का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ उसमें अलंकृत किया गया था, यानी कि ईंटें जो वहां की थी वो बिल्कुल पक्की थी, बहुत अच्छी प्रयोग की गई थी। ठीक, ये चीजें बातें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संबंधित है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? एक सेकंड, थोड़ा सा, एक मिनट। आ गया ना? हाँ ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। किससे हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन से। अगर पूछा जाएगा कि दुग्ध उत्पादन में सबसे ज्यादा किसका योगदान रहा है या इसके कौन है जनक, तो आपका हो जाएगा वर्गीज कुरियन। कौन हो जाएगा? वर्गीज कुरियन। कुरियन, है ना? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद कौन सा है? तो आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, गद्य और पद्य में दोनों रचित वेद कौन सा है? तो आपका हो जाएगा यजुर्वेद है। इसे हम लोग जो गद्य और पद्य जो दोनों में रचित वेद होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? चंपू भी कहते हैं, चंपू, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, मनरेगा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। तो मनरेगा योजना कब शुरू की गई थी भारत सरकार द्वारा? यह कांग्रेसियों के द्वारा शुरू की गई थी, 2006 में शुरू की गई थी ना? कितने में? 2006 में, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित अधिकारी कहलाता है। तो जो नगर निगम का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो क्या कहलाता है? मेयर कहलाता है ना? इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है? तो जिले में जो परिवार कल्याण होता है, परिवार कल्याण से मतलब ही है चिकित्सा अधिकारी, है ना? तो आपका हो जाएगा मुख्य चिकित्सा अधिकारी करवाते हैं। कौन करवाते हैं? मुख्य चिकित्सा अधिकारी। कल्याण शब्द से ही तात्पर्य हो रहा है कि कल्याण किसका? किसी भी व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए, यानी कल्याण क्या होगा? जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी कोई बीमारी को दूर करेंगे तब। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, राजुक थे। तो राजुक क्या कहलाते थे? मौर्य वंश के शासन में जो न्यायाधीश का कार्य करते थे। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, सांची का स्तूप स्थित है। तो सांची का स्तूप किसमें स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप पाया जाता है ना? या वहीं पर बनाया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है कौटिल्य, मेगास्थनीज, सिकंदर, अरस्तु। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई थी। ठीक, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, शक संवत
78 ईस्वी चलाया गया था। तो ये किसके द्वारा चलाया गया था? ये आपका कनिष्क के द्वारा चलाया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा। देखिए हम बहुत ज्यादा टाइम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये आपका एक रिवीजन के पर्पज से यह वीडियो हम बना रहे हैं, ठीक। क्योंकि आप एक बार ऐसे रिवीजन करके जाएंगे तो परीक्षा में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप कौन देता है? तो पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप कौन देता है? प्रधानमंत्री। पंचवर्षीय योजना जो है, अब यह जो है आपका नीति आयोग के नाम से भी बन गया। क्या? नीति आयोग। नीति आयोग, पहले ये पंचवर्षीय योजना थी, अब ये नीति आयोग हो गया। तो यह कब हुआ? 1 जनवरी 2015 से 2015 है ना, 2015 से। यह 2015 से नरेंद्र मोदी जी ने इसको नीति आयोग नाम दे दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन आपका हो जाएगा? आपका हो जाएगा बुध। तो सूर्य के कितने टोटल ग्रह हैं? सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। तो तारा क्या होता है कि सभी ग्रहों का मुखिया भी कहलाता है तारा। तो इनके कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। तो 8 ग्रह हैं, जिसमें से सबसे निकट वाले ग्रह की बात की जाए, सबसे निकट में आपका बुध पाया जाता है, ठीक। जो अगर हम परिक्रमा की बात करें तो कितने काल में कर लेता है सूर्य जो है सूर्य का परिक्रमा? तो यह लगभग 28 दिन में है ना, 88 दिन में। अगर बात किया जाए कि पृथ्वी कितने दिन में कर लेता है? यह 365.5 दिन में। यह 5 नहीं करके आप लीजिए इसको जो है 1/4 है ना, 1/4 करेंगे सही रहेगा, क्योंकि 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन पढ़ना पड़ेगा। दिशा, दूरी और प्रतीक मानचित्र के घटक है। हाँ बिल्कुल, अगर मानचित्र का प्रयोग करना है तो दिशा दूरी की भी आवश्यकता होगी, बिल्कुल ये सही बात है। अगला है, मानचित्र को नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होना चाहिए। नीचे का सिरा तो दक्षिण में होता है ना, दक्षिण में होना चाहिए उत्तर, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपने गलत दिया है। चलिए अच्छा, क्या पूछा गया? कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि यही वाला आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही नहीं है ना। आगे बढ़े या और भी ऑप्शन को हम पढ़ दें? चलिए और भी ऑप्शन को हम पढ़ देते हैं। दिक् सूचक यानी कि दिशा सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर व दक्षिण में होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं जो एक दिशा सूचक जो यंत्र होता है वह हमेशा आपके उत्तर और दक्षिण बस केवल 2 ही दिशा को वह बताता है, इसलिए यह भी आपका सही हो जाएगा, ठीक। सड़कें, रेल, कस्बे आदि को सही स्वरूप का मानचित्र द्वारा दर्शाया जाता है। तो यह भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही, यानी केवल आपका ही एक ऑप्शन नंबर बा जो है यही गलत है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तिथि रेखा यानी कि तिथियों को कौन निर्धारित करता है? तो आपका हो जाएगा 180 अंश देशांतर रेखा जो है तिथि रेखा कहलाती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट कहते हैं। इंग्लिश में हम ग्रह को क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं। तो नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं नीला ग्रह? क्योंकि यहाँ पे लगभग 70% क्या है? पानी है। क्या है? पानी। और 30% क्या है? जमीन है, यानी कि थल भाग है। थल या जमीन कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा स्थित है। तो जो हड़प्पा सभ्यता से जो संबंधित जो स्थल है यह कालीबंगा, यह किस स्थान पर स्थित है? यह कहाँ पे स्थित है? यह आपका राजस्थान में स्थित है ना, राजस्थान में। अगर पूछा जाएगा राजस्थान में कहाँ पर, तो आप बताइएगा हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुद्रण कला के आविष्कारक थे। 36 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रण कला के आविष्कारक थे। तो मुद्रण कला जो कौन लोग करते थे? चीनी लोग सबसे पहले करते थे।
इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के संस्थापक थे, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? आपका हो जाएगा ऋषभ देव। जैन धर्म संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे ना। चलिए आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगीत सभा का आयोजन हुआ था, तो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसने किया था? कालाशोक के द्वारा किया गया था। कालाशोक के शासन काल में किया गया था, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग वीडियो की क्वालिटी जो है थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, ताकि जिससे आपको स्पष्ट बिल्कुल दिखेगा, ठीक। लेकिन हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो में जो हमारा जो ये पीडीएफ रहेगा बहुत ही मतलब बहुत अच्छा रहेगा, ठीक। इसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा आप लोग क्वालिटी बढ़ाकर देखिएगा तो दिखेगा लगभग। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था, ठीक। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा देशांतर रेखा का नाम है। देशांतर रेखा क्या नाम है? जो देशांतर रेखा होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? मध्यमान रेखा भी कहते हैं या मध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारे सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। अभी पहले 9 ग्रह हुआ करता था, लेकिन एक ग्रह जो है उसको निकाल दिया गया है, जिसे यम ग्रह कहते हैं, यम ग्रह को। तो लेकिन अब टोटल जो कितने हैं? 8 ही ग्रह हैं, ठीक। चलिए वो बताएंगे अभी ऐसा क्यों निकाल गया, क्योंकि वो जो है ग्रह की जो क्वालिटी होती है कि यानी कि अपने कक्षा में ही रहना चाहिए, ठीक। तो वह उस नियम को फॉलो नहीं करता था, वह तोड़ देता था, इसीलिए जो उसको ग्रह की श्रेणी से जो है बाहर कर दिया गया है, ठीक। चलिए अगला है 42 नंबर क्वेश्चन है उच्छल तारे बने होते हैं। उच्छल तारे किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं चट्टान, बर्फ, धूल और गैस के आकाशीय पिंडों से बने होते हैं, ठीक। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा का लगने वाला समय, तो चंद्रमा का कितना समय लगता है ऐसी कला पूर्ण करने में? तो आपका हो जाएगा 29 दिन 8 घंटे लगता है, ठीक। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपके उत्तर पुस्तिका में जो है सीरीज में शायद दिया है 31 दिन, है ना, शायद 31 दिन दिया है, लेकिन वो सही नहीं। आपका सही राइट आंसर आपका हो जाएगा 29 दिन 8 घंटे, ठीक। चलिए आगे बढ़ें। मैं जितना भी बताऊंगा आंसर वो सब बिल्कुल ऑथेंटिक रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, उसमें आप संकोच मत करिएगा, ठीक। चलिए क्योंकि सीरीज में कई बार बहुत क्वेश्चन का उत्तर गलत भी दिया है। निम्नलिखित विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो यानी कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो हमने बताया है कि दयाराम साहनी के द्वारा सबसे पहले खोज किया गया था, वो भी 1921 ईस्वी में, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? एक सेकंड, क्या हुआ? ओहो, एक सेकंड, कुछ देखता हूँ, अगर वीडियो हो जाता तो ठीक है। ओहो, आ गया, चलो कोई नहीं। कहाँ तक थे हम लोग? पहुंचे थे हाँ यहाँ तक, है ना। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज कब किया था? तो उन्होंने खोज किया था दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? नील नदी का वरदान कहा जाता है आपका 45 नंबर क्वेश्चन, इसका हो जाएगा आपका मिस्र की सभ्यता को, क्योंकि मिस्र की राजधानी से काहिरा से ही निकलते हुए नील नदी निकलती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ें।
अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन है सूर्य के ग्रहों की संख्या। तो अभी हमने बताया था सूर्य के ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है, क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। कितना हो जाएगा इसका, 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वे रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के भागों में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है वह कहलाती है, वह आपकी क्या कहलाती है, वह आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। जो इस प्रकार पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे से खींची जाती है, जैसे ग्लोब होता है, ये क्या होता है, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। लेकिन जो ऐसे ऐसे जो रेखाएं खींची जाती हैं, ये क्या रेखाएं होती है, ये वाली देशांतर रेखाएं हो जाएंगी, ठीक। लेकिन जो लेटी लेटी ऐसे होती हैं, ये क्या होती हैं, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, आप सभी लोग जानते हैं 2 गोलार्ध है। कितने गोलार्ध हैं, 2। चलिए इसको हम चित्र बना के बता देते हैं। 2 गोलार्ध है आपका। ये पहला जो गोलार्ध आपका हो जाएगा ये वाला, इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। आपका जो भारत है कुछ यहीं पर आके जो स्थित होगा, यहीं पर, ठीक। तो यह कहाँ पे हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा ना, इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए थोड़ा सा जूम कर लें। वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को कहते थे। तो वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को क्या कहते थे, बताइएगा। इसका आपका हो जाएगा राइट आंसर वंशज, है ना। क्या कहते थे, वंशज कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्रह को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं। तो अभी हमने पहले ही बताया था ग्रह को क्या कहते हैं इंग्लिश भाषा में, प्लैनेट कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था महाविनिष्क्रमण। क्या कहा जाता था, महाविनिष्क्रमण। जब कोई भी महात्मा बुद्ध जैसे गृह को जब त्याग की तो उसको, उस घटना को क्या कहा गया, महाविनिष्क्रमण कहा गया, ठीक। इसके बाद अगला है 52 नंबर क्वेश्चन है स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। तो स्यादवाद आपका जो है यह आपका जैन धर्म का हो जाएगा, है ना, क्योंकि जैन धर्म के जो लोग होते हैं वे हमेशा हर बात में शायद लगा के कहते हैं। जैसे वे कहेंगे कि शायद उसने यह कार्य कर लिया हो, है ना, यानी कि वो किसी चीज पर श्योर नहीं रहते हैं, कहने का मतलब ये बात है, या अपने ऊपर दोष नहीं लेना चाहते हैं, ऐसा उनका मतलब ये रहता है। श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो श्वेतांबर और दिगंबर जो है, श्वेतांबर दिगंबर का मतलब ये होता है जैसे कुछ लोग जो वस्त्र को धारण करते थे, जो लोग सफेद वस्त्र को, उन्हें जो श्वेतांबर कहा गया, और कुछ लोग नग्न रहते थे, है ना, वस्त्र भी नहीं धारण करते, तो इसे दिगंबर कहा गया। यानी कि जो जैन धर्म के जो लोग थे वो 2 भागों में क्या होते, बट गए थे। कुछ लोग श्वेतांबर हो गए थे, कुछ लोग दिगंबर हो गए थे, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जैन धर्म, है ना। ये किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा ग्रह है, आपका हो जाएगा पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह जो आपका हो जाएगा शुक्र हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़े। हड़प्पा नामक स्थल किस प्रांत में स्थित है। हड़प्पा नामक जो स्थल है वह आपका कहाँ पे स्थित है, वह आपका पंजाब में स्थित है। कहाँ पर, पंजाब में, ठीक। आगे बढ़े। क्योंकि आपका जो, अगर हम चित्र बनाए थोड़ा सा भारत का, तो कुछ इस प्रकार चित्र होता है जैसे भारत का, ठीक। इसके बाद यहाँ जो यह इतना जो भाग है, यही इतना भाग, यही आपका जो है यानी कि हड़प्पा वाला यही सब है, सिंधु घाटी सभ्यता वाला। हड़प्पा हुआ, ठीक है, मोहनजोदड़ो हुआ, ये सब इतने ही क्षेत्र में ये सब था,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी थी? तो मोहनजोदड़ो की जो नर्तकी जो प्राप्त थी वह आपकी किसकी बनी हुई थी? कांसे की बनी हुई थी, है ना। इसीलिए उसे मोहनजोदड़ो को उसे कांस्य युगीन भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि वहां की सबसे ज्यादा कांसे का प्रयोग किया गया था इसीलिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया किस देश से संबंधित है? तो मेसोपोटामिया आपका हो जाएगा इराक से संबंध, है ना। लेकिन आपके ऑप्शन में जो रेफरेंस सीरीज में शायद ईरान दिया है, लेकिन इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इराक, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिता शब्द का हिंदी क्या है? इसका फारसी में पिता को क्या कहते हैं? पिता को क्या कहते हैं? पाटर कहते हैं। फारसी में क्या कहते हैं? पाटर। इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है, कौन सा साहित्य धर्मेत्तर साहित्य है? तो आपका कौन सा साहित्य धर्मेत्तर साहित्य है? राज तरंगड़ी है ना। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शाम का अर्थ होता है, शाम का अर्थ क्या होता है? शाम जो होता है वह आपका गाना यानी कि गाने से संबंधित होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ें। वेदांग कितने होते हैं? तो वेदांग कितने होते हैं? वेदांग जो होते हैं आपके 6 वेदांग होते हैं। अगर पूछा जाएगा कौन कौन से वेदांग होते हैं, तो आपका 6 हो जाएगा, और 6 में आपका 6 हो जाएगा, जैसे आपका शिक्षा हो गया, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, यही सब है आपका 6 आपका टोटल हो जाएगा, और एक व्याकरण भी, यानी टोटल 6 यही इतने हैं। अगला है आपका गैर मान्यता विवाह है। तो पहले विवाह कितने प्रकार से होता था? 8 प्रकार से, जो कि इसमें 4 ऑप्शन दिया गया 4 प्रकार का, और वैसे होता टोटल 8 प्रकार से होता था। पहला आपका ब्रह्म विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह और आर्य विवाह। लेकिन जो गैर मान्यता प्राप्त है, जो सही नहीं है, यानी कि वह कौन सा हो जाएगा? गैर मान्यता प्राप्त विवाह। अब जैसे देखिए, गैर मान्यता प्राप्त विवाह में क्या होता था कि लोग बिना माता पिता के आज्ञा से लोग विवाह कर लेते थे, तो इसे गंधर्व विवाह कहा गया है। वे लोग अपने प्रेमिका से जो है विवाह करके अपने से ही मतलब कर लेते थे, किसी की आज्ञा नहीं लेनी पड़ती थी, वो होता था गंधर्व विवाह। अगर ब्रह्म विवाह की बात किया जाएगा तो इसमें क्या होता था? दहेज सहित उसी श्रेणी के पुरुष से विवाह होता था और उसी श्रेणी की महिला के साथ, ठीक। ये तो हो गया ब्रह्म विवाह। अगर प्रजापति विवाह की बात किया जाए तो इसमें बिना दहेज के विवाह होता था, यानी कि लड़की वाले कुछ दहेज नहीं देंगे तभी विवाह किया जाएगा, तो यह विवाह क्या होता था? प्रजापति विवाह। ऐसा ही आर्य विवाह हुआ करता था कुछ। चलिए अगला है, उत्तर वैदिक कालीन संदेशवाहक कहलाता है। तो संदेशवाहक क्या कहलाते थे? दूत। दूत जो होते थे वही जो है संदेश क्या करते थे? ले जाते थे और ले आते थे, यही तो कार्य करते थे दूत। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के समकालीन सम्राट माना जाता है। तो बुद्ध के समकालीन जो सम्राट है वो किसे माना जाता है? वह आपका माना जाता है बिंबसार को, है ना। हो सकता है आपके बुक में अशोक दिया हो, लेकिन इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बिंबसार दिया, बिंबसार होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्योंकि हम जितना भी क्वेश्चन और इसका जो आंसर जो आपको बता रहे हैं बिल्कुल एकदम एक्चुअल बिल्कुल सही बता रहे हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, ठीक। कई लोगों जो है अपना गलत सही भी बता दिए हैं, तो उनका मैं नहीं जानता, लेकिन जो है मैं जितना बता रहा हूँ बिल्कुल ये सही आप मान के चलिएगा, ठीक। हाँ, हो सकता है बाई मिस्टेक कोई गलत हो जाए तो वो मतलब बोल देना, उसमें कमेंट बॉक्स में कर देना, हम उसको देख लेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं या विचारों की उन्नति का संबंध विवरण कथन है। ये किसने कहा है? ये जो है इतिहास घटनाओं या विचारों का उन्नति का संबद्ध या सुसंबद्ध विवरण है। यह किसने कहा? यह रैप्सन महोदय ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो पूरा पाषाण की जो महत्वपूर्ण जो उपलब्धि थी वह क्या थी? आग की खोज करना। उन्होंने क्या किया था? आग की खोज किया था। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है,
पहिए का आविष्कार किसने किया था या कब हुआ था, किस कार्यकाल में? तो पहिए का आविष्कार आपका हुआ था ऑप्शन नंबर ए यानी कि नवपाषाण काल में हुआ था, है ना। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है महापाषाण से क्या तात्पर्य है? तो इसमें भी आपका जो है कई लोग कई उत्तर बताते हैं, कोई समाज बताता है, कोई पर्वत श्रृंखला बताता है, तो लेकिन इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा पर्वत श्रृंखला से तात्पर्य है। महापाषाण का मतलब होता है जो बड़े बड़े जो पत्थर से जो क्या होता था, इसमें बड़े बड़े पत्थर की बात की गई है, तो यहाँ पे आपका पर्वत श्रृंखला से तात्पर्य हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर जो है वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? ईंटों से। ठीक है, उस समय भी ईंटों का प्रयोग हुआ करता था क्योंकि उसका भी साक्ष्य मिला है अलंकृत ईंटों का। चलिए आगे बढ़े। अगला है 70 नंबर क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है? आपका स्नानागार है ना, स्नानागार है। और यहाँ पे अन्नागार भी मिला था, ये भी बहुत बड़ा है, लेकिन पहले पे इसको रखेंगे फिर इसके बाद दूसरे पे इसको रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़े। चंद्र ग्रहण की घटना होती है, चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है? अमावस्या को होती है ना, कि पूर्णिमा को होती है? चंद्र ग्रहण आपका पूर्णिमा को होता है, लेकिन अगर वही हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य ग्रहण आपका जो है यह आपका जो है हो जाएगा अमावस्या को। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह, यही तो है ना, पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह। तो पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह कौन है? अरुण वरुण, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। वरुण सबसे दूर यही तो है ना, वरुण ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है गांव में सामाजिक सुविधाओं का प्रबंध कराने की व्यवस्था होती है। तो गांव में जो सुविधाएं जो उत्पन्न कराई जाती हैं या जो व्यवस्था कराया जाता है वो किसके द्वारा कराया जाता है? वह आपका कराया जाता है विकास खंड शासन अधिकारी द्वारा, है ना, विकास खंड शासन द्वारा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन चलते हैं भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो आप देखे होंगे कि भारत में कई दल हैं, ऐसा कोई है नहीं कि एक दल है या दो दल है। जैसे आप देखेंगे कई पार्टियां हैं, कई दल बनाते हैं लोग, तो इसमें क्या है? बहुदलीय व्यवस्था, है ना। चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था इसलिए क्योंकि जितने भी दल बनते हैं सब लोग इलेक्शन लड़ते हैं, अपना अपना चुनाव चिन्ह क्रिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? तो बहुत सारे दल हो जाएंगे ना, इसीलिए लोकतंत्र में जो है इतना सारा छूट रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी का उपग्रह है। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का यही उपग्रह है आपका चंद्रमा। ठीक, चंद्रमा आपका पृथ्वी का उपग्रह हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सबसे बड़ा ग्रह आपका हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा आकृति जो है इसी बृहस्पति का, सबसे बड़ी आयतन इसी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के रहने वाले थे। तो हड़प्पा सभ्यता के रहने वाले कौन थे? शहरी थे, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग क्या थे? ग्रामीण तो थे नहीं, तो ग्रामीण व्यवस्था कब थी? ग्रामीण व्यवस्था आपका वैदिक काल में आई, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बाद। और जनजातियां थी नहीं, खाना बदोश थे नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शहरी। क्योंकि उस समय जैसे अब के समय में लोग जैसे विकसित थे हैं, सारा कुछ यूज करते थे, घर और सड़क वगैरह सारे कुछ विकसित, नाली वगैरह पक्की नाली थी, सब कुछ था। सेम उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में भी था। जब खनन हुआ दयाराम साहनी की अध्यक्षता में, जब उसका खोदा गया तब ये सब साक्ष्य मिला। इसी प्रकार कहा जाता है कि वहां की जो सभ्यता जो रहने वाले थे वो शहरी थी। चलिए आगे बढ़े।
अगला, पृथ्वी पर दिन एवं रात दोनों होने का क्या कारण है? पृथ्वी पर जो दिन रात होते हैं वो किसके कारण होते हैं? पृथ्वी पर अपने अक्ष पर झुकाव के कारण होता है। क्यों होता है? पृथ्वी पर अपने अक्ष पर, सॉरी एक सेकंड, अक्ष पर झुकाव तो ठीक है, लेकिन पृथ्वी पर जो होता है ना दिन और रात, है ना, क्योंकि जो है ये होना चाहिए आपका पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूर्णन होना चाहिए। है कोई ऑप्शन? अच्छा हाँ, इधर विलुप्त हो गया था। पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूर्णन, है ना, झुकाव नहीं बल्कि घूर्णन होना चाहिए, क्योंकि जब वो अपने अक्ष पर इस तरह पृथ्वी जब घूमेगी तभी सूर्य एक जगह स्थिर रहेगा। जब यहाँ से घूम कर आएगी तब एक बार जो इसके सामने जो पड़ जाएगा सूर्य के, वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे दिन आपका हो जाएगा, और जो इसके पीछे पड़ेगा वहां पे क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। इसलिए जो है पृथ्वी के जो है अच्छे घुमाव के कारण यानी कि घूर्णन के कारण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 81 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं? देखिए इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोनों हो जाएगा, यानी कि 23 सितंबर और 21 मार्च दोनों हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है इसलिए इसका दोनों आंसर हो जाएगा, जबकि परीक्षा में वो एक ही देगा। और समझिए क्यों ऐसा होता है। देखिए जब सूर्य की किरणें जो है जब सीधी पड़ेंगी तो वो कब पड़ेंगी? देखिए भूमध्य रेखा पर ना, जैसे मान लीजिए सर्कल है, सॉरी मान लीजिए पृथ्वी है, तो भूमध्य रेखा तो ये बीच में होगी ना। तो सूर्य की किरणें जब इस पर पड़ेगी सीधी तो वो कब पड़ेगी? जैसे मान लीजिए आपने अपना भारत यहाँ पे है, तो जब यहाँ पे 21 जून हो जाएगा, जब 21 जून होगा तब तो कर्क रेखा पर आ जाएगा ना। एक सेकंड इसको बना लेते हैं सर्कल, अब सही रहेगा। या तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, भारत मान लीजिए यहीं पर है, और यहाँ पे 21 जून को क्या हो जाएगा? सूर्य किरण सीधे पड़ेगी, तब जाके जो है बहुत ज्यादा गर्मी होती है। लेकिन ये पूछा है भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर तो यह 2 बार ऐसा होता है, एक बार आपका होता है 23 सितंबर को, एक बार आपको होता है 21 मार्च को, है ना। इसलिए इसका जो है राइट आंसर दोनों आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं। तो ग्राम पंचायत के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन चलें। ऋग्वेद में आयत शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऋग्वेद में आयत शब्द का प्रयोग हुआ है किसके लिए? तांबे के लिए। एक सेकंड, तांबे के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिधम पिटक किस बौद्ध संगीत में संकलित किया गया है? तो अभिधम पिटक आपका जो किस बौद्ध संगीत में संकलित किया गया है? आपका तृतीय बौद्ध संगीत में संकलित किया गया है। ठीक, किसमें? तृतीय बौद्ध संगीत में। हो सकता है आपके सीरीज में द्वितीय संगीत दिया है, लेकिन वो गलत दिया है बिल्कुल, आपका तृतीय बौद्ध संगीत होगा इसका राइट आंसर। ठीक, अगला है, सौर मंडल का मुखिया है। सौर मंडल का मुखिया किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व का सबसे गहरा महासागर है। सबसे जो है गहरा महासागर कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर आपका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नासा की स्थापना कब हुई थी? नासा की स्थापना आपकी हुई थी 29 जुलाई 1958 में। कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नगर पंचायत का कार्यकाल होता है। तो नगर पंचायत का कार्यकाल कब से कब तक होता है? यह आपका हो जाएगा केवल 5 वर्षों के लिए, है ना, 5 वर्षों के लिए। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता है। वैदिक ग्राम का मुखिया जो है वो क्या कहलाता था? वह ग्रामीणी कहलाता था, है ना। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है,
किस हड़प्पा स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो कांस्य की नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई थी? यह प्राप्त हुई थी आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 91 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, तो यह कब होती है न्यूनतम दूरी? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर होती है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? तो सिंधु घाटी जो उनका मुख्य जो भोजन था, सबसे पहले क्या था? सबसे पहले जौ था, फिर दूसरे नंबर पे गेहूं, फिर तीसरे नंबर पे चावल। ठीक है, ऐसे क्रम से। लेकिन अगर ये तीनों दिया है तो ऑप्शन नंबर अगर उपयुक्त सभी दिया तो इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल उपयुक्त सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? तो लीप वर्ष में फरवरी जो होती है आपकी कितने दिन की होती है? आपका होती है 29 दिन की होती है। और नॉर्मल डे में कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। ठीक, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, और आप पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक, चलिए, और किसी प्रश्न में डाउट होगा तो आपके लिए कमेंट हमने हमेशा के लिए खोल रखा है, आप कमेंट करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपका हम जवाब दे देंगे जब टाइम मिलेगा तो। ठीक, चलिए अगला है, लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आता है? तो लीप वर्ष आपका हर चौथे वर्ष आता है, लेकिन ये पूछा गया है कितने वर्ष बाद आता है, तो हमेशा 3 वर्ष बाद आता है। ठीक, लेकिन हर चौथे वर्ष वह लीप वर्ष खुद हो जाता है। चलिए अगला है क्वेश्चन, कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ था, तो कन्फ्यूशियस का जन्म कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था, है ना। कहाँ पे? चीन में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक कौन था? तो चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक कौन था आपका, बताइएगा। लाओ त्से था, कन्फ्यूशियस? तो आपका लाओ त्से भी था और कन्फ्यूशियस था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए व बी यानी कि दोनों से हो जाएगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। अगला है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? जो सूर्य के चारों ओर जो घूमते हैं, जो परिक्रमा जो लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे ग्रह कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल में किस स्तर के सर्वाधिक मौसमी घटनाएं घटित होती हैं? अगर सभी घटनाएं की बात किया जाएगा, लगभग अधिकतर ये घटनाएं आपकी होती है क्षोभ मंडल में होती है ना, जो सबसे निचले स्तर पर होता है। जैसे आपके मौसमी घटनाएं या और भी तमाम जो घटनाएं होती हैं, ये क्षोभ मंडल में अधिकतर होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? आपका हो जाएगा कपिल मुनि, है ना। कौन हो जाएगा? कपिल मुनि। अगर पूछा जाएगा योग दर्शन के कौन है, तो आपका हो जाएगा पतंजलि। ऐसे भी गौतम का हो जाएगा, जैमिनी का भी ऐसे है। चलिए अगला है, महाभारत को अन्य किन नामों से जानते हैं? तो महाभारत को हम लोग जय संहिता के नाम से भी जानते हैं और सत्य शास्त्री संहिता के भी नाम से जानते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक, लेकिन आपको अधिकतर ही जय संहिता ही मिलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 101। कितना टाइम हो गया? 49 मिनट, यानी कि लगभग 2 घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते आपका जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक, आगे बढ़े। अगला आपका हो जाएगा, अष्टोमा सद्गमय लिया गया है। अष्टोमा सद्गमय कहां से लिया गया है? बताइएगा आप लोग, अष्टोमा सद्गमय कहां से लिया गया है? यह आपका लिया गया है ऋग्वेद से, है ना। कहां से? ऋग्वेद से। चलिए अगला हो जाएगा 103 नंबर क्वेश्चन है, आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट क्या थे? आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री थे, है ना। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा
खगोल शास्त्री। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं, तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक आपके कौन से हैं? आपके एडम स्मिथ जी हैं। ठीक, आप सभी लोग जानते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन के लिए होता है या कितने वर्ष के लिए होता है? आपका होता है 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। लगभग जितने भी ऐसे सरकारी जो काम होते हैं, जैसे सरकारी तो नहीं कह सकते लेकिन राजनीतिक कह सकते हैं ना, जितने भी राजनीतिक पद होते हैं लगभग आपका सभी 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन जब एक आप जाएंगे विधानसभा में तो वहां पे एक जैसे एक और पोस्ट होता है ऐसे ही कुछ करके, तो उसमें आपका 6 वर्ष के लिए होता है, लेकिन वो हमेशा हर 2 साल पे रिटायर कर दिया जाता है। उसके बाद में उसके बारे में कहीं बात करेंगे असली। चलिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? तो किस युग में थे? कांस्य युग में, है ना, क्योंकि वहां की जो सभ्यता थी वो कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक, चले थोड़ा तेजी से चले, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं ना, क्योंकि जो है रिवीजन ही तो करना है। वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु कितने दिन से लेकर कितने दिन तक होती है? आपका हो जाएगा ये 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। सबसे प्राचीन पुराण है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा हो जाएगा? आपका मत्स्य पुराण हो जाएगा। ठीक, कौन सा? मत्स्य पुराण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसार का पहला पालतू पशु कौन था? तो संसार का पहला पालतू पशु कौन था? कुत्ता था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं जल्दी जल्दी। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह, तो सूर्य के सबसे दूर स्थित कौन सा है? हमने बताया था अभी वरुण, है ना, इंग्लिश में भी पूछा जाएगा तो आप क्या बोलिएगा? नेपच्यून। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? पुरातात्विक कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरातात्विक कहते हैं। ऐसा नहीं कि भू वैज्ञानिक मत लिख लीजिए, क्योंकि जो इतिहासकार होते हैं जैसे जो खनन वगैरह कराते हैं वो पुरातात्विक कहलाते हैं। ठीक, चलिए वेदों की संख्या पूछा, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 होती है। कौन कौन सा? ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यही तो 4 है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था? ये आपका हुआ था दजला फरात नदी की घाटी के किनारे हुआ था, मेसोपोटामिया सभ्यता का। इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर यांग टेसी क्यांग नदी की बात किया जाएगा तो ये आपका चीन में बहती है, और अगर नील नदी की बात किया जाएगा तो ये आपका मिस्र में जो है बहती है, और सिंधु घाटी नदी की बात किया जाएगा तो ये आपका भारत से लेकर पाकिस्तान में, अधिकतर पाकिस्तान में बहती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर पूछा जाएगा अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे तो आपका हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 3000 है तो उसके ग्राम पंचायत की सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो उसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या जो होती है जो इलेक्शन लड़ने का, वो लगभग 13 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? 13 लोग। इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 116 नंबर, कैनियन दर्रा का निर्माण होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कोई भी दर्रे का जब निर्माण होगा तो किसके द्वारा होगा? नदी के जल के द्वारा काटने से पत्थर जब जो है क्या होते हैं? कट जाते हैं, तो वही दर्रे का निर्माण हो जाता है। ठीक, दर्रे का निर्माण मतलब रास्ते का निर्माण हो जाता है। ठीक, भारत का सबसे लंबा तटीय रेखा वाला राज्य, सबसे लंबा तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा आपका हो जाएगा? सबसे लंबा आपका हो जाएगा गुजरात। अगर सबसे छोटे की बात पूछा जाएगा, सबसे छोटा आपका हो जाएगा गोवा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है,
तो वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेद का मतलब होता है, वेद जो है विद धातु से मिलकर बना होता है। वेद का मतलब होता है ज्ञान, या वेद का मतलब भी होता है ज्ञान। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। शीत ऋतु से संबंधित है, तो शीत ऋतु कब से कब तक रहती है? तो 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक शीत ऋतु चलता है, यही ना ठंडी वाला मौसम। चलिए इसके बाद अगला है, मौर्य काल के संस्थापक कौन थे? तो जल्दी से बताइएगा, मौर्य काल के संस्थापक कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासन काल में हुई है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी हुई थी कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। एक टोटल कितनी है उपनिषद की संख्या? 108 है। ठीक, अगला है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन है ना? कौन है? वेदव्यास जी। अगला हो जाएगा, प्रमुख शक्ति के साधन है। 124 नंबर क्वेश्चन है, प्रमुख शक्ति के साधन है। तो शक्ति के साधन कौन कौन से हो जाएंगे? आपका हो जाएगा कोयला भी हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा, खनिज तेल हो जाएगा, लोहा इस्पात हो जाएगा, वायु और जल यानी कि सब हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी शक्ति के साधन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी? भूकंप भी है, बाढ़ भी है, सूखा भी है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। प्राकृतिक आपदाएं का मतलब होता है ऐसी प्राकृतिक आपदाएं जो मानव द्वारा निर्मित नहीं होती है और वो मानव द्वारा नहीं किया जा सकता है, और वह प्रकृति के द्वारा किया जाता है, जिससे आदमी का क्या होता है? नुकसान होता है, कहीं ना कहीं हानि ही होती है। तो जब हानि होगा तो क्या हो जाएगा? वह आपका क्या हो जाएगा? आपदाएं ही तो होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा, पछुआ हवाओं की विशेषताएं। पछुआ हवा क्या विशेषताएं होती हैं? कि वे हवाएं जो उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर बहती हैं। हाँ बिल्कुल बहती हैं। इनका क्षेत्र दोनों गोलार्धों में 30 से 50 अक्षांशों तक होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये हवाएं आवाज़ करके चलती हैं। हाँ बिल्कुल आवाज़ करके चलती हैं, हन 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 करके, जैसे लू वगैरह बहता है पछुआ हवाएं। तो इसमें सभी चीज़ें क्या होती हैं? सूख जाती हैं, इतना इसमें गर्म हवाएं होती हैं इनकी। इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये सभी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है, तब जो भाग सूर्य के पीछे आता है वह क्या होता है? वह रात होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, ये पृथ्वी है, तो यही है। इसके आगे जो आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। और इसके जो पीछे जो आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? रात आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कांस्य युगीन सैंधव सभ्यता अपने विकसित रूप में कब प्रकट हुई? तो यह कब प्रकट हुई? कांस्य युगीन जो सभ्यता थी यह आपका 2500 ईस्वी पूर्व में आपकी ये जो है प्रकट हुई। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपसे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का संबंध है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो संबंध है वो किस नदी से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता जो है यह रावी नदी से संबंधित है। बिल्कुल ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1921 ईस्वी में। चलिए, और अगर राखालदास बनर्जी की बात की जाए तो इन्होंने मोहनजोदड़ो की खनन किया था 1922 ईस्वी में। ऐसे ही ये सब भी रंगनाथ राव जी, बीके थापर जी, ये सब भी कई अन्य चीज़ों की उन्होंने उत्खनन किया था। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव होता है? तो यह किस रेखा के हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा के हो जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा। ठीक,
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण के दक्षिणी गोलार्ध होता है? यानी कि उत्तर के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण के दक्षिणी गोलार्ध, तो इसका भी ये आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा के, है ना। इसे कहते हैं विषुवत लाइन या विषुवत रेखा भी कह सकते हैं। चलिए अगला है मूल अधिकारों की संख्या। मूल अधिकारों की संख्या कितनी होती है? मूल अधिकारों की संख्या आपकी होती है टोटल 6 होती है, इसलिए इसका आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। जैसे मूल अधिकार आपका हो जाएगा समता तथा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। ऐसे ही औपचारिक संबंधों का अधिकार, यही सब ऐसे ही है। कुल मिला के 6 आपका हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल कर्तव्यों की संख्या, तो मूल कर्तव्य कितने हैं आपके? मूल कर्तव्य आपका है 11। पहले आपका 10 हुआ करता था, फिर एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया, अब कितना हो गया? मूल कर्तव्य 11 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन फसल मानी जाती है, तो सबसे प्राचीन फसल आपका हो जाएगा जव हो जाएगा, लेकिन इसमें जव गेहूँ दोनों दिया है ना, जव भी दिया ऑप्शन में और गेहूँ भी दिया है, तो इसके लिए पहले नंबर पे हम लोग जव को रखेंगे, दूसरे नंबर पर गेहूं को रखेंगे। अगर आ बा दोनों दिया है तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आ बा दोनों हो जाएगा, ठीक। क्योंकि उन्होंने जव गेहूं चावल उन्होंने तीनों का प्रयोग करते थे उन्होंने लोगों पहले ज़माने में। मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से है? तो मोहनजोदड़ो का जो संबंध है वह किस नदी से है? वह आपका हो जाएगा सिंधु नदी से। किस नदी से आपका हो जाएगा? सिंधु नदी से हो जाएगा। और अगर हड़प्पा की बात किया जाए तो आपका रावी नदी से हो जाएगा, ठीक। चलिए ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है, तो ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक रहती है? 15 मार्च से लेकर 15 जून तक या 22 दिसंबर की स्थिति? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 15 मार्च से लेकर 15 जून तक होती है क्या? ग्रीष्म ऋतु। इसके बाद आपका आ जाता है बरसात का मौसम, जून के बाद। इसके बाद अगला है, मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे? तो मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता राखल दास बनर्जी थे, ठीक है। राखल दास बनर्जी थे। कब किए थे उन्होंने? 1922 ईस्वी में उत्खनन करके जो है इसका जो है मोहनजोदड़ो की खोज किया था इन्होंने। चलिए मैकमोहन रेखा संबंधित है, तो मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है? किसके बीच संबंध बनाती है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच संबंध बनाती है, ठीक। और अगर भारत और पाकिस्तान की बात किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? रेड क्लिफ। और अगर भारत और अफगानिस्तान की बात किया जाएगा तो हो जाएगा डूरंड रेखा, ठीक। या अब शायद जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अब वो बना है, शायद भारत से अब वो शायद कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि भारत का जो ऊपरी वाला हिस्सा है, जो जैसे जो जम्मू कश्मीर वाला, वो कुछ जो है यानी कि ऑक्युपाइड जो कश्मीर वाला वो पाकिस्तान जो है थोड़ा सा कवर कर लिया, तो इसलिए अब पाकिस्तान से वो रिलेट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह है, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध आपका है, ठीक। इसके बाद 142 नंबर क्वेश्चन है, ठाणे चक्रवात है। ठाणे चक्रवात कहाँ का है? यह है आपका भारत का है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हरिकेन संबंधित है। हरिकेन कहाँ का है? हरिकेन आपका हो जाएगा, हरिकेन चक्रवात आपका पाया जाता है यूएसए में, ठीक। अगर टाइफून की बात किया जाएगा, टाइफून चक्रवात कहाँ पाया जाता है? तो टाइफून चक्रवात आपका जो है जापान में भी पाया जाता है, फिलीपींस में भी, चीन में भी, तो आपका हो जाएगा ये सभी उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला हो जाएगा, विली विली चक्रवात कहाँ का है? तो विली विली आपका ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि है रामायण के रचयिता। संगीत का संबंध किससे है? तो संगीत का संबंध किससे है? सामवेद से है। कट गया क्या? एक सेकंड, क्यों कट जा रहा? कहाँ तक गया? टाइफून हो गया, विली विली हो गया, हाँ यहाँ पे आ गए हम। संगीत का संबंध किससे है? संगीत का संबंध आपका है सामवेद से, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
व्यापारिक हवाएं मिलती हैं। व्यापारिक हवाएं कहाँ से कहाँ तक मिलती हैं? आपका मिलता है ये व्यापारिक हवाएं 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी दक्षिणी तक। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे जो जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर थे वो कौन थे? वो आपका हो जाएगा 149 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका महावीर स्वामी हो जाएगा। ठीक, महावीर स्वामी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर थे वही 24वें तीर्थंकर थे, इसलिए इसका भी राइट आंसर महावीर स्वामी ही होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अजंता की कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो अजंता की जो कलाकृतियाँ थे वो किससे संबंधित है? वह गुप्त काल से संबंधित थी। ठीक है, किससे संबंधित थी? गुप्त काल से संबंधित थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन आपका होता है 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। ठीक, भले ही आपको लग रहा होगा कि ठंडी है, लेकिन तो ठंडी नहीं होता है, वही सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है लगभग कितने दिन में? आपका हो जाएगा 365.25 दिन में, या 365 दिन 1/4 दिन हो जाएगा, या 365 दिन 6 घंटे 47 मिनट ऐसे कुछ करके होता है। ठीक, 36 सेकंड 47 मिनट ऐसे कुछ होता है, 47, हाँ ऐसे ही। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार कौन था? तो मनुष्य द्वारा पहला औजार कौन सा बनाया गया था? तो पहला आपका मनुष्य जो बनाया था वो आपका कुल्हाड़ी बनाया था। उन्होंने क्या बनाया था? कुल्हाड़ी बनाया था। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया? तांबे का प्रयोग किया गया था। आवाज़ जा रही है ना अच्छे से? क्योंकि अब हवा जो है बहना स्टार्ट हो गई है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे अब हवा का तेज़ हो गया। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हैं, अभी बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, बस 50 क्वेश्चन और होगा। अगला, कालिदास यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना तथा धन्वंतरि किसके दरबार में के 9 रत्न थे? तो ये किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो चीनी यात्री जो फाहियान था वह किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वह विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके बाद भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन हम लोग समुद्रगुप्त को कहते हैं, है ना। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसके बाद अगला है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था। तो गुप्त वंश का या सॉरी 1 मिनट थोड़ा पानी पी लें। चलिए, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का या गुप्त साम्राज्य का संस्थापक आपका था श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? ह्वेनसांग आपका किसके शासन काल में आया था? ह्वेनसांग आपका आया था हर्षवर्धन के शासन काल में। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज थे, है ना, मेगास्थनीज थे। इसके बाद अगला, मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था? तो मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था? मेगास्थनीज आपका आया था 163 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। ठीक है, किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। अगला है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश आपका हो जाएगा
किसके लिए प्रसिद्ध था? यह आपका कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? कला एवं स्थापत्य के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र की हवाएं बाहर की ओर चलती हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे आपका इसे आपका प्रतिचक्रवात कहा जाता है। और अगर चक्रवात की बात किया जाएगा तो यहाँ पे जब केंद्र में दाब अधिक नहीं बल्कि दाब नॉर्मल होता है तब वहाँ पे चक्रवात होता है, लेकिन जब दाब अधिक हो जाता है तब आपका प्रतिचक्रवात आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चक्रवात की विशेषताएं हैं। चक्रवात की क्या विशेषताएं हैं? यहाँ निम्न दाब का केंद्र होता है, इसमें केंद्र से बाहर की ओर दाब बढ़ जाता है, आध तथा बा दोनों था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आध तथा बा दोनों हो जाएगा आपका। ठीक है, कौन सा? आध तथा बा दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश के संस्थापक कौन हैं? तो चालुक्य वंश के संस्थापक आपके कौन हैं? तैलभ द्वितीय। कौन है? तैलभ द्वितीय है ना, इसको थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा, तैलभ द्वितीय है या चालुक्य वंश, एक बार थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वर्धन वंश के संस्थापक कौन है? तो वर्धन वंश के संस्थापक आपके हर्षवर्धन है। कौन है? हर्षवर्धन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो आपका हो जाएगा सिंध प्रांत में, है ना। कहाँ पे? सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो आपका हो जाएगा सिंध में। और अगला क्वेश्चन है, आदि मानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वे किसके बने हुए होते थे? वे किसके बने हुए होते थे? आदि काल के मानव, सॉरी लोहे नहीं पत्थर हो जाएगा, है ना, क्योंकि आदि मानव के लिए ये बात कही गई है ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है? तो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आपका जो है रसायन शास्त्र नहीं आता, बल्कि इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, ये जो है तीनों सब्जेक्ट आपका सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आता है, लेकिन रसायन शास्त्र नहीं आता है। ठीक, अगला है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय। तो हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है आपका हो जाएगा 2500 AD से लेकर, यानी 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है। तो ग्राम पंचायत का गठन होता है किस स्तर पर होता है? तो ग्राम के स्तर पे होगा, है ना। तो किस स्तर पे होगा? ग्राम के स्तर पर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम स्तर पर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी जो थे वो क्या उत्पादन करते थे? कपास उत्पादन करते थे। क्या चीज? कपास उत्पादन करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन चलें। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा बनाती है वह आपकी कौन सी बनाती है? वो आपकी रेड क्लिफ सीमा रेखा बनाती है। ठीक, लेकिन अगर वहीं भारत और चीन की बात किया जाएगा तो वहाँ पे आपका मैकमोहन हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा, भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा। भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। ठीक, कर्क रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत तथा चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो भारत और चीन के मध्य कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? मैकमोहन हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? मैकमोहन सीमा रेखा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में वर्णन है। तो चाणक्य द्वारा जो उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी तो उसमें किसका वर्णन किया था?
उन्होंने राजनीति की स्थिति का वर्णन किया था, है ना। किसका वर्णन किया था? राजनीति का वर्णन किया था। चलिए, वो भले नाम अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के नाम से जैसे लगता है कि अर्थशास्त्र से संबंध या पैसे या धन से संबंधित कोई अध्ययन या उसमें उसकी बात की, लेकिन उन्होंने राजनीति के विषय में उसमें उन्होंने व्यक्त किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, एक सेकंड, कितने नंबर क्वेश्चन थे? 81 नंबर ना, 180 यहाँ पे। ये यहाँ पे आपका 180 नंबर क्वेश्चन। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये 3 रत्न हैं। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये किसके 3 रत्न हैं? ये आपके हो जाएगा जैन धर्म के। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी बचपन का नाम वर्धमान था, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था वैशाली के कोंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ पे? वैशाली के कोंडल ग्राम में। तो अगला क्वेश्चन है, पिरामिड किस देश में स्थित है? तो पिरामिड किस देश में स्थित है? पिरामिड आपका हो जाएगा मिस्र में, है ना। मिस्र के लोग पिरामिड बनाते हैं। अगला है, पहिए का आविष्कार हुआ था। तो पहिए का आविष्कार कब हुआ था? पहिए का आविष्कार आपका हुआ था नवपाषाण काल में। कब हुआ था? नवपाषाण काल में। और पूछा जाएगा आग का आविष्कार कब हुआ था या आग की खोज? तो पूरा पाषाण काल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का संबंध है। तो गायत्री मंत्र जो है यह आपका हो जाएगा ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक, इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा। तो पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है? पृथ्वी के मध्य यानी कि भूमध्य रेखा हो जाएगा ना। हाँ, भूमध्य रेखा। अगर वही पूछा जाएगा भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा, तब आप कर्क रेखा लगाइएगा, लेकिन इसमें पूछा गया है पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली, तो आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह को सौर परिवार से हटा दिया गया है? तो किस ग्रह को हटा दिया गया? यम को हटा दिया गया। यह क्यों हटा दिया गया? क्योंकि जो ग्रह की क्वालिटी होती है कि वह अपने तारे यानी कि सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं एक समय में, तो लेकिन यह क्या करता है, यम जो है अपनी कक्षा के छोड़कर कभी दूसरे कक्षा में जाता है, कभी तीसरे कक्षा में चला जाता है। वह जो है ग्रहों की नियम का फॉलो नहीं करता है, तो इसलिए इसे जो है ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है ना। इसीलिए जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो क्या कहते हैं? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आती है तो उस समय क्या होता है? उस समय चंद्र ग्रहण होता है, यही ना, चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तब उस समय क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, नवपाषाण काल में आविष्कार हुआ। तो नवपाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ था? तो हमने अभी बताया किसका आविष्कार हुआ था? पहिए का आविष्कार हुआ था। और आग का पूछा जाएगा तो आपका हो जाएगा पूरा पाषाण काल में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पुराणों की संख्या है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या आपका 18 है। कितनी है? 18। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बुद्ध संघ एवं धर्म त्रिरत्न है, यह किस से संबंधित है? तो यह आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो बौद्ध धर्म के कौन संस्थापक हैं? बौद्ध धर्म के आपके संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध। ठीक है, इसके बाद अगला आपका हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का या सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। तो सबसे उपयुक्त नाम क्या है और किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपका जितना राजन सीरीज में 193 क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव टाइप, हमने सारा कुछ कवर करा दिया है। अब इसके बाद जो है, अब अगर हम सामाजिक विज्ञान का लाएंगे तो उसमें एक अति लघुत्तरी का क्वेश्चन लाएंगे, एक बार लघुत्तरी का, तो टोटल पूरा जो है राजन सीरीज कवर हो जाएगा सामाजिक विज्ञान के लिए। ठीक, ऐसे ही सभी विषय का हम करवाएंगे मैराथन लेकर लंबी क्लास। ठीक, हाँ, अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है, आपको कुछ हेल्पफुल मिला होगा, तो
और लोगों के पास वीडियो को भेज दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और वैसे भी आप सर्च कर सकते हैं इनकार्नेशन क्लासेज। वहाँ पे भी अन्य जानकारी दी जाती है और भी बहुत सी सारी जानकारी। और वहाँ पे हर संडे को शाम 7 बजे टेस्ट होता है, तो आप भी टेस्ट दे सकते हैं, आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं या परख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।